अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं हिना सलमान। व्यूअर्स, सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हम बात करेंगे क्रिकेट की, क्योंकि शायकीन क्रिकेट में ना एक तरफ से खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो सीरीज़ है वो 2-1 से अपने नाम कर ली है। और हफ्ते की रात को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे और फैसला कौन T20 मैच में 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज़ 2-1 से अपने नाम कर ली है। जीत सिर्फ एक मैच की कामयाबी नहीं है, बल्कि कप्तान सलमान अली आगा की कायदाना हिकमत अमली, बॉलर्स की जारहाना बॉलिंग और सबसे बढ़कर बाबर आजम की फॉर्म में शानदार वापसी का सबूत भी है। शाहीन आफरीदी ने इब्तदाई ओवर्स में ही मैच का नक्शा बदल दिया, जबकि बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 66 रनिंग्स की इनिंग्स खेलकर जो है टीम को फतह के रास्ते पर गामजन किया है। इसी मैच में बाबर आजम ने एक तारीखी रिकॉर्ड भी कायम किया। T20 इंटरनेशनल में विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा निफ्ट सेंचुरियां 40 मुकम्मल कर ली हैं। मैच के बाद बाबर आजम का सोशल मीडिया पर पैगाम भी वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहते हैं शुक्र अदा किया है और ये भी कहा है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं दोबारा कम बैक कर रहा हूँ, जो मुझे पसंद है। उनका सबसे जो है शुक्रिया उन्होंने कहा, जिन्होंने खामोशी के वक्त में मुझ पर यकीन रखा है। ये जीत पाकिस्तानी टीम के लिए नई तवानाई और एतमाद का एक पैगाम है, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब टीम को फॉर्म और तवाज़न की तलाश थी। हम बात करेंगे इस जीत के हवाले से और इस जीत ने पाकिस्तानी टीम को कहां खड़ा किया है। बाबर आजम की वापसी किस हद तक टीम को कहते हैं ना कि गेम चेंजर साबित हुई है, और क्या ये मुस्तकबिल में आगे कितना संभाला देगा टीम को। तो हम इस पे आज डिटेल गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जीत जो है वो पूरी कौम की जीत होती है और वाकई एक खुशी की लहर जो है दौड़ जाती है शायकीन क्रिकेट पे, क्रिकेट गुरूज पे और कौम पे भी। तो हमें ज्वाइन किया है हाफिज मोहम्मद इमरान ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, हमारे शो का हिस्सा भी रहे। मैं उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मीना, सुबह खैर। आपको भी बहुत बहुत सबसे पहले मुबारकबाद, क्योंकि हमने काफ़ी दिनों से हमारी बड़ी एनालिटिकल डिस्कशन थी गेम के हवाले से, प्लेयर्स के हवाले से, कॉम्बिनेशन के हवाले से और बाबर आजम के हवाले से। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी बाबर आजम पे, क्योंकि बहुत सी मीम्स बनाई गई। अब उन मीम्स का मुंह तोड़कर जवाब दिया है बाबर आजम ने, क्या कहेंगे? देखिए जी, नून मीम का दौर है और कभी नून बनता है, कभी मीम बनती है। बाबर आजम के बारे में जिस अंदाज में पाकिस्तान में बात हुई है गुजरे वक्त में, और जिस अंदाज से उनके बारे में फैसले किए गए हैं, वो खालिस्तान क्रिकेट के तो है नहीं। स्ट्राइक रेट के ऊपर, स्ट्राइक रेट को बुनियाद बनाकर उनके हवाले से जिस अंदाज में फैसले किए गए, उसका नुकसान किसको है? पाकिस्तान की क्रिकेट को भी है और पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ियों को भी है जो उस तरह से बैटिंग करना चाहते हैं। अगर किसी जगह बेहतरी की जरूरत थी तो वो उसका भी एक तरीकाकार है, वो काम आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ड्रॉप किया ना बाबर आजम को, उनसे सवाल किया जाए कि आपके पास मुतबादल क्या था, क्या आपने मुतबादल तैयार किया? मोहम्मद रिजवान को जिन लोगों ने ड्रॉप किया, उनसे पूछा जाए कि आपके पास क्या मुतबादल है। मतलब आप बाबर आजम का मुतबादल किसको ला रहे हैं? आप मोहम्मद रिजवान का मुतबादल साहिबजादा फरहान या इवन उस्मान खान को ला रहे हैं। साहिबजादा तो पहले भी थे। तो आपकी हिकमत अमली है क्या? जिसको बैटिंग आती है उसको हर कोशिश की जाती है कि वो बैटिंग भूल जाए, जिसको बॉलिंग आती है पूरी कोशिश की जाती है कि वो अपनी बॉलिंग के असल काम से हट जाए। तो इस सारी चीजों में पाकिस्तान के क्रिकेट को बड़ा शदीद नुकसान पहुंच रहा है। और आज भी पाकिस्तान क्रिकेट में, जब आपने बाबर आजम की वापसी की बात की है, क्या एशिया कप पाकिस्तान के लिए कोई अहमियत नहीं रखता था? क्यों आपने अपने बेहतरीन बैट्समैन को बगैर किसी सोच और हिकमत अमली के टीम से ड्रॉप कर दिया? और वो कप्तान पाकिस्तान, अच्छा इस पे बाद में आएंगे, तो क्यों ड्रॉप किया ना? वो सिलेक्शन कमेटी से, उन फैसला सालों से पूछे कोई कि आपने क्या सोचकर उसको ड्रॉप किया और किस सोच के तहत वापस लेकर आए हैं। कि जब एक इलाकाई टूर्नामेंट था, ACC का टूर्नामेंट, जिसमें पाकिस्तान का इंडिया से भी मुकाबला था, आप अपने बेस्ट प्लेयर को पाकिस्तान में छोड़ गए, नसीम शाह को भी पाकिस्तान में छोड़ गए, अब आपने उन दोनों को वापस ले आए हैं। तो इन गलतियों का कौन जवाब देगा? सब्स्टिट्यूट नजर नहीं आ रहा ना हाफिज, हमारे पास ऐसा कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि हम रिप्लेसमेंट कर सके। और जो नए प्लेयर्स हैं उनको हमने ट्राइड एंड टेस्टेड, वी हैव डन दैट। हिना, देखिए बात यह कि हमने किसी नए खिलाड़ी तो बहुत ज्यादा हम तजुर्बात कर रहे हैं, लेकिन हम वो लोग जो बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान या शाहीन नसीम के बारे में फैसले करते हैं, उनकी कारकर्दगी के बारे में भी तो फैसला हो ना। ये मुतबादिल खिलाड़ी तैयार करना किसी का काम है ना।
उसका रोड मैप बनाना किसी का काम है, उसके लिए सहूलियात फराहम करना, मौके पैदा करना किसी का काम है। वो जिनसे हो नहीं रहा उनसे कोई पूछ नहीं रहा और उनकी कोई बात भी नहीं होती। बाबर आजम फंस जाता है, रिजवान फंस जाता है, शाहीन और नसीम फंस जाता है, या जो परफॉर्म नहीं कर पाता वो फंस जाता है। ठीक है, तो ये जो बाबर आजम है, ये बात ज़हन में रखें, वो दुनिया में किसी के खिलाफ भी रन कर सकते हैं, किसी भी जगह रन कर सकते हैं। वो पाकिस्तान के मौजूदा दौर में इस वक्त सबसे बेहतर बल्लेबाज हैं, अपने अदादो शुमार के एतबार से भी, अपनी क्रिकेट की सलाहियतों के एतबार से भी, टेक्निकली भी अगर आप उनको देखते हैं तो वो सबसे बेहतर है। लेकिन हमने ये तहैया किया हुआ है कि हमने पहले, हमारा ये कौमी मिजाज है कि हम पहले एक चीज तामीर करते हैं, वो बहुत अच्छी है, फिर उसको गिराते हैं, फिर दोबारा उसकी तामीर के ऊपर काम करते हैं। तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट में इस वक्त जो हो रहा है, ये सारा उसी का उन गलत फैसलों की गवर्नेंस का भी इशू चल रहा है। अच्छा हाफिज, हमेशा से कहा जाता था कि बाबर आजम की जो इनिंग्स है बहुत सुस्त होती हैं, पीपल डज नॉट वांट टू सी, बिकॉज मॉडर्न क्रिकेट है, T20 है, छक्के चौकों की गेम होती है, तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो वनडे खेल रहे हैं। बहुत सी चीजें सामने आई थी, तो ये क्या अब जो उन्होंने जिस तरह खेला है, तो ये एकदम से चेंज नहीं हुआ सिनेरियो? ना वो ऐसे ही खेलते हैं ना, वो कोई चेंज नहीं हुआ, वो ऐसे ही खेलते हैं। वो जो लोग ये कहते हैं कि उसकी इनिंग्स बड़ी स्लो होती है, वो पूरे पाकिस्तान में वो बैट्समैन तो लाए जो उससे तेज खेलते हो इतनी कंसिस्टेंसी के साथ। पूरे पाकिस्तान में इन्होंने सारे बल्लेबाज ट्राई किए हैं ना, जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि वो सुस्त खेलते हैं या उनका स्ट्राइक रेट जरा कम होता है, मान ले के जरा कम होता है। वो जो सब खिलाड़ियों की फहरिस्त है जिन्होंने टॉप पे हैं T20 में रन्स बनाने वालों में, उसमें भी उनका स्ट्राइक रेट कम है दूसरे खिलाड़ियों से। लेकिन पाकिस्तान में तो बताए ना, आपके पास क्या है? आपके पास पूरी पाकिस्तान की टीम में जितने भी लोग हैं, क्या इसकी किसी की इतनी कंसिस्टेंसी है? और स्ट्राइक रेट पे भी बात कर लेना, कितना की फर्क है? कोई पाकिस्तान में है जितने इतने रन बनाए होंगे 250 के स्ट्राइक रेट से, 180 के स्ट्राइक रेट से? इनके पास कोई टिम डेविड नहीं है, इनके पास जॉस बटलर नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं है। ये सारी बातें हैं, इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है पाकिस्तान की क्रिकेट को। जो इनके पास नहीं है, लोगों को तब्दीली अच्छी लगती है, वो एक दिन कोई और खेल रहा है, एक दिन कोई और खेल रहा है। सो बाबर आजम के हवाले से ये बात हकायक से हटकर और आपके रिसोर्स से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखती। आपके पास है ही कुछ नहीं, आपने तबाह कर दिया हो पाकिस्तान की क्रिकेट को। जो लोग मोहम्मद रिजवान के मुतबादल पर उस्मान खान को ला सकते हैं ना, वो उनसे आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो लोग टीम को बिठाकर उस्मान तारिक को खिला सकते हैं ना, आप उनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। जो लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान सलमान अली आगा को बना सकते हैं ना, आप उनसे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सलमान अली आगा की बात की, उनकी कप्तानी के हवाले से क्या कहेंगे? डिड ही प्रूव टू बी अ गुड कैप्टन और स्टिल ही इज एन इलेवन? बिल्कुल नहीं, उसकी कप्तानी का क्या लेना देना? उसकी कप्तानी ने क्या किया? 139 पे टीम अगर पवेलियन लौट जाए, ठीक है, तो शाहीना अफरीदी पहले भी आउट कर रहे थे, वो पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने आउट कर दिए। उसकी कप्तानी का क्या लेना देना? वो तो बेचारा एक मतलब है कि उसकी क्रिकेट खराब कर रहे हैं, उसकी अच्छी वाली वनडे और टेस्ट मैच के मैचेस पे परफॉर्मेंसेस चल रही थी, T20 में डाल के उसका भी बेड़ा गर्क करेंगे, ठीक है। उसकी कप्तानी का क्या लेना देना है? वो कौन कप्तानी थी जब आप इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे थे, वहां पर कप्तान नजर आता है बड़े मैचेस में। ये 6-7 उनके इंटरेस्टेड प्लेयर्स नहीं है यहाँ पे इस टीम में, होम ग्राउंड पे वेन्यू पे आप खेल रहे हैं, क्या कप्तानी उसने बेचारे ने करनी है? वो उसके साथ भी ज्यादती हुई है T20 टीम का कप्तान बना के। ये बाबर आजम रन ना करता तो कहाँ जाती कप्तानी? शाहीना अफरीदी आउट ना करते तो कहाँ जाती कप्तानी? ठीक है, नसीम आउट ना करते तो कहाँ जाती कप्तानी? एक मैच में फहीम अशरफ ने भी विकेट ली, फहीम अशरफ की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही है। एक मैच में फहीम खेलता है, अगले मैच में नसीम खेलता है, अगले मैच में नईम खेल लेता है, उससे अगले मैच में हकीम खेल लेता है। तो ये तो क्या तमाशा लगा हुआ है। अच्छा, उस्मान तारिक के डेब्यू के बारे में क्या कहते हैं? 2 विकेट उन्होंने हासिल की, बड़ी ज्यादती है जी, और नए टैलेंट के लिए किस हद तक ये इनकरेजमेंट है? और ज्यादती है ना, इनकरेजमेंट नहीं है, ज्यादती है। देखें, ये जो मुसलसल तब्दीलियां ना, क्या जरूरत थी ना? सुफियान मुकीम का क्या कसूर था? क्या कसूर? मतलब क्यों उसको ड्रॉप किया है ना? उसने कहां पर खराब परफॉर्मेंसेस दी? ठीक है, इससे पहले जो लाइन में जिन लोगों को आपने खिलाई है पाकिस्तान के लिए T20 क्रिकेट, जिन स्पिनर्स को, या जो आपकी लाइन में है पहले से, वो क्यों नहीं थे पाकिस्तान की टीम? अब उस्मान तारिक को भी कैप पहना दिए। किसी खिलाड़ी से कोई इख्तिलाफ नहीं है, अल्लाह ताला वो जो तमाम बासलाहियत के खिलाड़ी हैं उनको मौके दे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने की, पाकिस्तान का नाम रोशन करने की। लेकिन ये क्या तरीका है? सुफियान को क्यों ड्रॉप किया ना? कोई जवाब तो देना आगे। वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल तो रहा है ना, फिटनेस का इशू तो था नहीं,
तो प्लेस को बनाया जाता है। ये कोई तरीका नहीं है कि जो मिले हाँ भाई ये रह गया इसको भी कैप पहना दो, लोग कहेंगे हाँ 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 हाँ। वो मुझे पता है कि ये क्यों होती है। अच्छा, आपको लगता है कि बोर्ड पे भी कोई प्रेशर होता है, गवर्नेंस पे कोई प्रेशर होता है कि इस प्लेयर को ऐड ऑन कर दो, इसको आज निकाल दो, क्योंकि सिस्टमैटिक चीज़ें नज़र नहीं आ रही। हमने बहुत से पहले भी सवाल उठाए हैं गवर्नेंस के ऊपर, इनको कौन मशवरे देता है। माइक हैसन की भी परफॉर्मेंस के ऊपर हमने बहुत से कहा कि स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स ख़त्म करके वो फिर एक तरीके से ऑलराउंडर्स खड़ा कर रहे हैं इधर। तो ये चीज़ें जो इकट्ठी हो रही हैं, गैदर राउंड हो रही हैं, तो इसका कोई सदेबाब होगा? देखिए, सदेबाब तो होता है या नहीं होता, ये तो एक अलग बहस है। क्योंकि पाकिस्तान अभी कल कहा है वजीर आजम पाकिस्तान ने भी, उन्होंने बड़ी तारीफ की है पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब की। तो वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, नकवी साहब तो बहुत कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से पाकिस्तान इंग्लैंड गया खेलने के लिए, पाकिस्तान अमेरिका वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया, उनकी कोशिशों से चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद हुआ पाकिस्तान में, उनकी कोशिशों से पाकिस्तान ने एशिया कप में शिरकत की। वो अलग बात है कि पाकिस्तान टीम अच्छे खेल का मुजाहरा नहीं कर पाई, लेकिन चेयरमैन पीसीबी की तो कोशिशें हैं ना अपनी जगह पर। लेकिन जहां तक गवर्नेंस का सवाल है, तो ये जो माइक हैसन की बात है कि वो ऑलराउंडर्स के ऊपर मतलब एक डेफिनेशन होती है ना किसी भी चीज। एक साइंटिस्ट होगा, वो इंजीनियर होगा, उसकी कोई डेफिनेशन होती है। अगर कोई शख्स उसकी बुनियादी डेफिनेशन को बदल दे, तशरीह को बदल दे, तो किस तरह से कामयाबी मिलेगी, पहली बात। दूसरा ये है कि ये जिस अंदाज में खिलाड़ियों की कारकर्दगी के ऊपर बातचीत होती है और जिस अंदाज में उनको खिलाया जाता है, कि एक क्रिकेट एक स्पेशलिस्ट का जॉब है। उसमें फास्ट बॉलर्स एक मुनफरिद हैसियत रखते हैं, स्पिनर्स का एक अलग से काम है, विकेट कीपर का एक अलग से काम है। तो आप स्पेशलिस्ट जब नहीं खिलाएंगे, दुनिया में कहीं भी आप बताएं ना कि ये जो इतनी तब्दीलियां और इतने आधे तीतर आधे बटेर कहीं पर खिलाए जाते हैं, नहीं खिलाए जाते ना, आप इंजीनियर से अगर वो काम नहीं लेंगे और अगर वो उतना महारत वाला नहीं है, तो आप हाईएस्ट लेवल पर उससे काम नहीं ले सकते हैं। तो ये पाकिस्तान में ना क्रिकेट को इतना आम कर दिया गया कि हर शख्स को ये लगता है कि यार मैं भी पाकिस्तान खेल सकता हूँ। ये बहुत नुकसानदेह चीज है। ये स्पेशलिस्ट का जॉब है, जिसको आता है हाईएस्ट लेवल पर, उसमें वो बेपनाह महारत रखता है। ये उन लोगों का काम है। अगर आप इसको लूट से लगा देंगे तो फिर आपकी कारकर्दगी का मयार वो नहीं होगा जो होना चाहिए। ठीक है, कभी लोग इंजमाम, सईद अनवर, वसीम अकरम, वकार यूनुस की कारकर्दगी से भी नाखुश होते थे। ठीक है, और आज लोग उस्मान तारिक की बॉलिंग पर और उस्मान खान की बैटिंग पर भी खुश हो जाते हैं। तो ये जो तनज़ली आई है ना सोच की, मयार की, अपने स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं। बिल्कुल, स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं। और पाकिस्तान के गिरे हैं, दुनिया के तो नहीं गिरे। खेलना हमने दुनिया के साथ है, गिरे हैं ना। तो उन स्टैंडर्ड्स के गिरने का क्या नुकसान है? दुनिया की क्रिकेटिंग के जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गए हैं। हमारी क्रिकेटिंग आज भी बहुत ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटिंग है, ये तो है। ये स्टैंडर्ड्स गिरने का नुकसान हुआ ना पाकिस्तान को। क्या आप ऑस्ट्रेलिया से, हमें पिछले दिनों में मैं देख रहा था कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद वर्षों में को 25-26 मैचेस दुनिया की टॉप टीम्स के खिलाफ खेले हैं और उनमें से सिर्फ एक जीता है। आप मुझे बताएं कि आप 4 दर्जन 2 दर्जन से ज्यादा मैच खेल जाएं दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ, टॉप 5 टीम्स के अगेंस्ट, उनमें से एक मैच जीते और उसके बाद हम खुश हो जाएं। उस्मान तारिक का डेब्यू हो गया, उस्मान खान साहब वापस आ गए, बाबर आजम का 50 हो गया। अच्छा, वो जो रिकॉर्ड्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है, विराट कोहली से बाबर आजम ने कम्पीट किया है इन लाइक हाफ सेंचुरीज के ऊपर। और उसके साथ साथ डक्स की अगर बात की जाए तो वहाँ भी बाबर आजम का जो रिकॉर्ड है वो कायम है, क्योंकि 8th नंबर पे और शाहिद आफरीदी के साथ पहुँच गए हैं। तो ये दोनों चीज़ें कैसे बैलेंस हो सकती हैं? एक तरफ मोस्ट डक्स, एक तरफ मोस्ट 50s इन T20। देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, उसकी सेना कंट्रीज में भी ना सेंचुरियां दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों से ज्यादा है बाबर आजम। ठीक है, उनकी बैटिंग के बारे में ये बात जरूर हो सकती है कि उसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, और ये किसी भी बेहतरीन बल्लेबाज के लिए, विराट कोहली के बारे में अगर हो सकती है, स्टीवन स्मिथ के बारे में हो सकती है, केन विलियमसन के बारे में हो सकती है, जो रूट के बारे में हो सकती है, तो बाबर के बारे में भी हो सकती है। इंप्रूवमेंट की तो हमेशा से गुंजाइश मौजूद रहती है। लेकिन ये जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं दुनिया के, वो अपनी परफॉर्मेंसेस के एतबार से, अपनी क्रिकेट में जो उसकी सलाहियत है बैटिंग की, उसके एतबार से इन सब के करीब है, इन सब के पास है। फैब 5 में ऐसे उसका नाम नहीं लिया गया था। तो उसकी बैटिंग को जिस अंदाज में पाकिस्तान में बयान किया गया और जैसे उसके बारे में फैसले किए गए, तो उससे पाकिस्तान का नुकसान। वो दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ कहीं भी रन कर सकता है।
और ये टीम गेम है, इसमें आपको 11 के 11 बहुत अच्छे खिलाड़ियों की जरूरत होती है। मतलब एक मैच में अगर बाबर आजम खुद रन नहीं करता तो दूसरों के बल्ले तो वो नहीं पकड़ लेता ना, दूसरे कर ले। ये क्या किया था बाद में, इसी मैच में जब वो आउट होकर गए हैं बाबर, उसके बाद में आने वालों ने क्या किया? कुछ भी नहीं। साहिबजादा फरहान बहुत छक्के लगाते हैं ना, लोगों को बहुत अच्छे लग रहे हैं, उनका स्ट्राइक रेट क्या है? ये चीजें रिलेट करनी चाहिए। किसी बंदे से एक बात पूछें, वो कहेगा अच्छा नहीं फलाने दी कर लो, उसको उसकी कोई बात नहीं जी फलाने दी कर लो। तो जो आप जब भागने की कोशिश करते हैं, हकायक से नजरें चुराने की कोशिश करते हैं, तो आपका खेल बेहतर नहीं होता। इसलिए बेसिक्स पे वापस आना है पाकिस्तान क्रिकेट को। बाबर आजम जैसे बल्लेबाजों को तैयार करने की जरूरत है और ज्यादा, और उनके खेल को बेहतर बनाने की जरूरत है। मुझे कोई बता रहा था कि आकिब जावेद साहब ने कहा कि 1 साल में पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो जाएगी। सर आगे क्या होता है इसको तो छोड़ दें, जो पिछला 1 साल है उसका जवाब दे दें, क्योंकि वो आप कर चुके हैं। हाँ। ठीक है, वो अच्छे ओहदे पे बैठे हुए, हाई परफॉर्मेंस पे बैठे हुए, वो कुछ भी कर सकते हैं। गुजरे हुए जो मतलब गुजरा हुआ जो है ना वक्त, उसका बता दें कि वो क्यों हुआ। आने वाले को तो देख लेंगे ना, अगला साल कौन सा दूर है। अगले साल में पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, पाकिस्तान ने दीगर टूर्नामेंट्स भी खेलने हैं, ठीक है। और 2027 में पाकिस्तान ने एक मतलब से फिर 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है। वर्ल्ड कप आ रहा है जी, बिल्कुल। ये कोई इतना आसान थोड़ा है कि हम 1 साल में वो कर लेंगे जो हम 10 साल में नहीं कर पाए। तो ये हकीकत नहीं है, इसमें ये हकीकत से दूर की बात। अच्छा हाफिज, बॉलिंग के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस से बात कर रहे हैं, और आपको लगता है कि बॉलर्स का ज़बरदस्त किस्म का जो कंट्रोल है वो देखने में आया है, और एक तरफ से डोमिनेंसी थी बॉलर्स की? देखिए पाकिस्तान की ये शाहीन का आपने जिक्र किया है, वो एशिया कप में भी अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे थे, और उससे पहले भी, ठीक है। और पेस भी अच्छा था, रिवर्स भी हो रहा था। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, स्टेबिलिटी चाहिए होती है। आप एक मैच में शाहीन के साथ कोई और बॉल कर रहा है, अगले मैच में कोई और बॉल कर रहा है। ये जिस तरह एक ओपनिंग पेयर होता है ना आपका बैटिंग में, वैसे ही आपका एक ओपनिंग पेयर बॉलिंग में भी होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों की केमिस्ट्री होती है, ये एक दूसरे के पार्टनर्स होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। जहां कहीं फंस रहा होता है उसको दूसरे एंड से सपोर्ट मिलती है, तो जो पहले बॉलिंग कर रहा होता है फिर उसको भी फायदा होता है। शाहीन की कारकर्दगी अच्छी रही, उन्होंने बड़ी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया। नसीम शाह वापस आए हैं, इनको एक रन मिलना चाहिए बेहतर अंदाज में, इनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर काम होना चाहिए, इनका ख्याल रखा जाना चाहिए। ये टॉप प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, अगर आप इनका ख्याल नहीं रखेंगे, ये लाइव परफॉर्मेंस देते हैं, इनके अलग से मिजाज होते हैं। तो जब आप उनको ट्रीट नहीं करेंगे बेहतर तरीके से, उनकी स्किल्स को इनहैंस करने के लिए, फिजिकल फिटनेस को इनहैंस करने के लिए, उनको ऑल द टाइम मोटिवेटेड रखने के लिए अगर आप बेहतर अमली तैयार नहीं करेंगे तो आपको नुकसान होगा। ये कोई तरीका नहीं है, कभी साइम आ रहा है नया गेंद करने, कभी फहीम आ रहा है, कभी नसीम आ रहा है, कभी कासिम आ रहा है, तो कभी फैसल आ रहा है। ये पाकिस्तान के साथ ये जुल्म बंद कर देना चाहिए। अपने सेट प्लेयर्स को लाएं, उनको खिलाएं, उनके मुतबादल नीचे तैयार होते हैं कि टीम में आके ना, नेशनल टीम में आके मुतबादल तैयार नहीं होते। मुतबादल तैयार ये जो तजर्बात करने हैं, नीचे जाके करें उनके साथ। अभी इंग्लैंड लायंस के साथ पाकिस्तान ने खेलना है, वो अबू धाबी में क्यों खेल रहा है? पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही? ठीक है, तो ये कहां पे इन्होंने लोगों को तैयार करना है? तो पाकिस्तान के पास प्लेयर्स अच्छे हैं, इनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो फास्ट बॉलर्स का आपने जिक्र किया, जरा गिनती कर ले कितने फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान ने गुज़िश्ता चंद माह में खिला दिए हैं। जहादाद खान, आकिफ जावेद, जमान खान, अरशद इकबाल, शाहनवाज धानी, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद खुर्रम, मीर हमजा, ठीक है जी। उसके अलावा और भी निकल आएंगे एक दिन में 17-18 नाम इतने याद नहीं है, आपने नाम गिनवा दिए, तो एक दो मैचेस के प्लेयर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाफिज मोहम्मद इमरान, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, वाज विद अस, और बड़ी डिटेल डिस्कशन की है। ऑल्दो पाकिस्तान हैज वन द सीरीज विद 2-1, बट स्टिल यू नो द क्वेश्चन इज कि क्या गवर्नेंस बेहतर होगी, क्या हम टीम के अंदर कंसिस्टेंसी लेकर आ सकते हैं, क्या जो प्लेयर्स हैं उसी फॉर्मेट में खेल सकते हैं जिस तरह ओपनिंग पेयर होता है, उस तरह बॉलिंग पेयर की भी हमें बहुत ज़रूरत है। आगे आने वाले टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा? बाबर आजम की वापसी जो है, वो कहते हैं ना कि शायकीन क्रिकेट में एक वजह फिर एक जो है खुशी की लहर जो है दौड़ गई है, मगर क्या बाबर आजम अपनी कंसिस्टेंसी रख सकेंगे? इन सब चीज़ों के ऊपर हमने आज बात की, बहुत डिबेटेबल डिस्कशन थी। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें।
वेलकम बैक व्यूअर्स। पाकिस्तानी स्पोर्ट्स में एक और हिस्टोरिक मोमेंट हम आपसे शेयर करते हैं। कराची के रोशन खान जहांगीर खान स्क्वॉश कॉम्प्लेक्स में होने वाली तीसरी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सैटेलाइट चैंपियनशिप में दोनों बहनों ने वो कारनामा अंजाम दिया है जो इससे पहले किसी पाकिस्तानी जोड़ी ने नहीं किया। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली महानूर अली और सैरिश अली दोनों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी से स्क्वॉश कोर्ट में नायाब जो है तारीख रकम कर दी है, जब वो इस बैनुल अक़वामी चैंपियनशिप के फाइनल में एक साथ पहुंचने वाली पाकिस्तान की कम उम्र तरीन बहनें बन गई हैं। वुमेन्स फाइनल में महानूर अली ने अपनी बहन सैरिश अली को 0-3 से शिकस्त देकर एजाज़ अपने नाम किया, जबकि ये फाइनल सिर्फ एक मुकाबला नहीं था बल्कि फैमिली स्पिरिट, मेहनत और जज्बा मुकाबले की खूबसूरत तस्वीर बन गया। इसी चैंपियनशिप में मेन इवेंट में टॉप सीड नासिर इकबाल ने सेकेंड सीडेड तैयब असलम को 1-3 से हरा कर अपने एजाज़ का कामयाब दिफा किया। इख्तितामी तकरीब में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इनामात भी तकसीम किए, जबकि स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान, ओलंपियन समीउल्लाह खान और दीगर अहम शख्सियात भी मौजूद थे। महानूर और सैरिश की ये कामयाबी ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एजाज़ है बल्कि ये पैगाम भी है कि अगर जज्बा सच्चा हो तो उम्र और तजर्बा कभी रुकावट नहीं बनते। तो आज हम दोनों बहनों को वेलकम करेंगे और आपको मिलवाएंगे महानूर से और सैरिश से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महानूर अली और सैरिश अली हमारे साथ हैं। महानूर जो है वो बड़ी बहन है, सैरिश जो है वो छोटी बहन है, दोनों में 1 साल का डिफरेंस है। तो पहले मैं रुख करूंगी महानूर का। महानूर, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कैसा फील कर रही हैं आप और अपनी बहन के साथ खेलकर? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं ये जो है तो ये इतना बड़ा टाइटल अपने नाम कर सकी, और दूसरी खेलने की बात कि सैरिश के साथ फाइनल आया तो वो तो हम बहुत बार खेल चुके हैं और इस बार ऑफ कोर्स जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो बहुत अच्छा मैच गया हमारा और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह जारी रहेंगे। अच्छा महानूर, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। व्हेन डिड यू स्टार्टेड प्लेइंग? किस उम्र से शुरू की स्क्वॉश खेलना? बिकॉज स्क्वॉश में बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जोर लगता है स्क्वॉश में, और छोटी आप लोग बीइंग गर्ल्स, तो ये स्पोर्ट्स का कैसे एलिमेंट आपके अंदर आया कि आपने स्क्वॉश ही खेलना है? मैं जब 7 साल की थी तो मेरे जो है तो मेरे अब्बू भी एथलीट हैं और मेरे जो बड़े बहन है और भाई है वो दोनों स्क्वॉश खेलते थे। तो मैं सिर्फ वहाँ पे एंजॉय करने जाती थी, भागने जाती थी या फिर खाने जाती थी, कुछ जो भी मिल गया। तो फिर जब मैंने स्क्वॉश स्टार्ट की, क्योंकि शुरू में मुझसे सही खेला नहीं जाता था, रैकेट बहुत बड़ा था, भारी भी था, तो मैं सिर्फ खेलती कूदती थी। लेकिन जब मैं थोड़ी सी मेरी एज ज्यादा हुई, व्हेन आई वाज 8-9 years old, so I started playing like I trained well। तो उसके बाद जो है तो मेरी गेम बेहतर होती रही। मैंने स्क्वॉश को जो है तो प्रॉपर टाइम दिया, फोकस दिया अपना सारा, और फिर जो है तो इंटरनेशनली भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट किया। तो फिर मैंने प्रोफेशनली स्क्वॉश चूज किया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा सैरिश, मैं आपकी तरफ आऊँगी। सैरिश, अपनी बहन से खेलकर सबसे बड़ी बात है कि यू कुडंट विन द मैच, बट स्टिल खेला, क्या सीखा और कैसा लगा? काफी अच्छा टूर्नामेंट गया, क्योंकि मुझे तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मैं फाइनल्स तक पहुंच, फिर बहुत बड़ी बात थी। तो मुझे बिल्कुल खुद से एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की थी। तो मैं बिलीव कर रही थी कि मैं अपसेट्स करूंगी सीनियर की, और मैंने जितने भी सीनियर से मैं हारती थी मैं उन सबसे इस बार जीती हूँ। सेमीफाइनल में मेरी बहुत टफ गेम गई, उससे पहले भी बहुत टफ मैंने खेला, तो मैं उनसे जीती और मैं काफी प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं फाइनल तक पहुंची। अच्छा, आप कितने देर जो है वो ट्रेनिंग करती हो और क्या रूटीन होती है? स्कूल के बाद ट्रेनिंग करती हो, और कौन आपको आपके ट्रेनर्स कौन है? हम लोग ऑनलाइन स्टडीज करते हैं, क्योंकि मैनेज करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग सुबह भी ट्रेनिंग करते हैं, शाम में करते हैं, और फिर उसमें फिटनेस सेशन भी होता है। तो हम लोग स्कूल को साथ रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। हम लोग यूएस जाते हैं, वहां जाके ट्रेनिंग करते हैं, फिर वापस पेशावर आते हैं। तो हमारा ऑन एंड ऑफ लगा रहता है। यूएस में हम लोग फिलाडेल्फिया में K2 स्क्वॉश में खेलते हैं, और हमारे कोच वहाँ पर कावा खान है जो हमें अभी तक कोच करा। अच्छा, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये कि आप लोग ऑनलाइन स्कूलिंग जो है वो कर रहे हो साथ साथ? जी ठीक है। अच्छा, एक ही घर में इतनी बड़ी लेगेसी है, आपकी बड़ी बहन है वो भी खेलती हैं, आपके फादर भी एथलीट हैं, आपका भाई भी खेलता है, मगर आप दोनों जो है वो बहुत प्रोमिनेंट हुई हो। हमारी बड़ी बहन के पास हमसे ज्यादा टाइटल्स है, वो भी काफी अच्छा खेलती है।
और बाकी हमारे भाई ने स्टडीज पे ज्यादा फोकस दिया है, तो वो स्क्वॉश इतने नहीं खेलते। और मेरे पापा तो ऑफ कोर्स एथलीट है, हमारे साथ हर जगह ट्रैवल करते हैं, हमारे साथ हर एक टूर्नामेंट में होते हैं। मतलब हम सब स्टार्ट की स्क्वॉश, क्योंकि स्क्वॉश काफी सेफ स्पोर्ट है और काफी मतलब हिम्मत वाला स्पोर्ट है, तो मुझे काफी पसंद है। इसमें आपकी फुल बॉडी यूज होती है। तो पहले मेरे भाई बहन ने स्टार्ट किया, बड़े भाई बहन ने, फिर मानूर ने स्टार्ट किया, फिर मैंने स्टार्ट किया। अच्छा मानूर, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जब आप कोर्ट में आते हो तो सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से होते हैं? किस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना होता है या ख्याल रखना होता है बिफोर द प्ले? ओवरऑल देखा जाए तो आप मैच की बात कर रही है या फिर जी, मैच की बात कर रही हूँ मैं। मैच के लिए तो आपको जो है तो पहले तो ट्रेनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, फिर आप टूर्नामेंट खेलने जाओगी। आपका एक टूर्नामेंट पे फोकस हो कि हाँ मैं इसके लिए ट्रेनिंग करूंगी, इतनी ट्रेनिंग करूंगी और इतने दिन मैच को है, तो ट्रेनिंग शेड्यूल अच्छा होना चाहिए। दूसरी आपकी डाइट प्रॉपर होनी चाहिए। और अगर मैच के 2 दिन होते हैं या फिर मैच से पहले जो आपको टाइम पे सोना पड़ता है, आपको अपनी नींद पूरी करनी पड़ती है, आपको अपना ब्रेकफास्ट जो है तो अगर आपका मैच जल्दी है तो आपको जल्दी जो है तो जो भी खाना होता है वो लेना होता है, और जो है तो मतलब सब कुछ मैनेज करना होता है। और मैच के अंदर आई थिंक प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, आप नर्वस होते हैं, मुझे पता है, मैं भी नर्वस होती हूँ, मैं हर मैच में नर्वस होती हूँ। लेकिन जिसने उसे कंट्रोल कर लिया और जिसने उसे अपने दिमाग पे भारी होने नहीं दिया, तो वो मैच जीता है और जो अच्छा खेलता है। अच्छा, आपने बताया कि आपकी डाइट आपको अच्छी रखनी पड़ती है, आपको फिटनेस अच्छी रखती है। अगर हम डाइट की बात करें तो कौन कौन सी डाइट आप लोग लेते हैं या कोई डाइट प्लान फॉलो करते हैं, तो वो भी हमसे शेयर करें। आई थिंक हम लोग कोई डाइट प्लान तो नहीं होता, लेकिन जो भी होता है हम उसको जो है तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि बॉइल्ड हो, क्योंकि ज्यादा हम ऑयली चीजें भी खाते हैं लेकिन टू मच, मतलब ज्यादा नहीं, क्योंकि सब कुछ जो है तो एक एतदाल से हम लोग बैलेंस डाइट रखते हो अपनी। मिल्क वगैरह होता है उस सबको भी बराबर बैलेंस रखते हैं पूरे दिन का जो होता है हमारा। अच्छा, जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उसमें क्या क्या करना होता है? या जिम ट्रेनिंग होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, कैसे लेते हो ट्रेनिंग्स? तो सुबह में हमारे सोलोज होते हैं, कभी हमारी कोच के साथ ट्रेनिंग होती है, मिक्स करते रहते हैं हम लोग। और बाकी ट्रेनिंग ज्यादातर डिपेंड टूर्नामेंट पे करती है। अगर आपका टूर्नामेंट नजदीक ना हो तो फिर आप फुल ट्रेनिंग कर सकते हैं, फिटनेस भी कर सकते हैं, मतलब फुल हार्ड ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर टूर्नामेंट मतलब 10 दिन बाद या 20 दिन बाद है तो फिर आपको ट्रेनिंग थोड़ी कम करनी पड़ती है और रिकवरी पे ज्यादा फोकस रखना होता है। बाकी हम लोग सुबह सोलो या कोचिंग सेशन करते हैं, फिर उसके बाद हमारा कभी फिटनेस सुबह में हो जाती है, कभी शाम में हो जाती है हमारी फिटनेस। तो और फिर हम लोग शाम में मैच प्लेस भी करते हैं और सुबह में ड्रिल्स भी ऐड करते हैं। मतलब हर एक दिन का हमारा डिफरेंट शेड्यूल होता है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे पाकिस्तान में जितनी ख़वातीन हैं वो स्क्वॉश में भी अब आगे आ रही हैं, तो आपके अलावा भी और भी बहुत सी एथलीट्स हैं जो कि स्क्वॉश खेल रही हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छी प्लेयर्स हैं। जो ये टूर्नामेंट हम लोग खेले उसमें बहुत सारी सीनियर प्लेयर्स थी और हमने उनसे बहुत अच्छा खेला। और भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो केपीके में आई थिंक पूरे पाकिस्तान में से प्लेयर्स निकल रही हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि लड़कियों में भी स्क्वॉश आगे जा रही है, जो कि हम लोग भी अपना फुल ट्राई करते हैं कि इंटरनेशनली और नेशनली हम लोग अच्छा खेले, ताकि हमें देखिए और भी लड़के जो तो उसी को स्पोर्ट में आए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप लोगों का रोल मॉडल कौन सा है? जैसे हर स्पोर्ट में, हर गेम में एक रोल मॉडल होता है, तो विमेन स्क्वॉश के अंदर आप किसको फॉलो करती है? मैं कहूंगी कि मैं तो इजिप्शियंस को फॉलो करती हूँ, क्योंकि इजिप्शियंस काफी आगे जा रहे हैं स्क्वॉश में और काफी मतलब वर्ल्ड नंबर 1 टॉप 10 में सारे इजिप्शियंस ही है, तो मैं कहती हूँ मैं उनको फॉलो कर रही हूँ। हम लोग भी जैसे पाकिस्तान का पहला नाम था वो हम वुमेन्स में क्रिएट कर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पाकिस्तान भी पहले स्क्वॉश में बहुत आगे था, जैसे आपको पता ही है हमारे नाम है जानशेर खान और जहांगीर खान, लेकिन अब जो है विमेन स्क्वॉश जो है वो आगे आ रही हैं बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है। आप लोगों के नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं? कौन से बड़े इवेंट्स में आप जाके शमूलियत अख्तियार करना चाहती हैं, खेलना चाहती हैं? नेक्स्ट इवेंट हमारा आ रहा है जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है। पहले नेशनल है जो कि पेशावर में हो रहा है, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल टूर्नामेंट है यूएस जूनियर ओपन, और फिर है स्कॉटिश जूनियर, फिर ब्रिटिश जूनियर ओपन, जो कि 3 बहुत अच्छे इवेंट्स हैं, बहुत बड़े इवेंट्स हैं। तो हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें उसमें।
ठीक है। अच्छा, इस सब अचीवमेंट के ऊपर इतनी ट्रेनिंग्स, इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, इसके ऊपर आप क्रेडिट किसको देते हैं? मैं सारा क्रेडिट पहले तो अपने पेरेंट्स को दूंगी, जिन्होंने हमें इतना सपोर्ट किया। हमारे साथ हर एक टूर्नामेंट में हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे मैच के पीछे बैठे होते हैं, हमारे सब कुछ पापा हैंडल करते हैं। तो और दूसरा मैं अपने स्पॉन्सर को कहना चाहूंगी, टोयोटा मोटर कार्स, जो हमें हर एक टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट करते हैं और हमें हर एक इंटरनेशनल इवेंट के लिए उन्हें सपोर्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताएगा कि पाकिस्तान में कोई काउंसिल है जो स्क्वॉश को देख रही है, या कोई फेडरेशन है स्क्वॉश की जहां सपोर्ट मिले उन खवातीन को जो कि स्क्वॉश खेल रही हैं? आई डोंट थिंक सो। बहुत कम है, अगर होंगी भी तो हमें नहीं पता, लेकिन बहुत कम है, क्योंकि हम खुद भी जो तो पेशावर में बहुत कम ट्रेनिंग करते हैं। हम लोग जो है तो K2 स्क्वॉश में ट्रेनिंग करते हैं, जो कि यूएस में फिलाडेल्फिया में ज़्यादातर, और हमारी गेम बहुत इम्प्रूव हुई, हमने बहुत एक्सपोजर लिया। सो मैं कहूँगी कि हमारे जो पाकिस्तान में है उसमें भी चाहिए कि वो लोग इस तरह की फाउंडेशन या फिर कुछ क्रिएट करें, ताकि हमारे प्लेयर्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और वो लोग जो है तो अपनी ट्रेनिंग जो है तो बहुत मेहनत करें। अच्छा महानूर और सैरिश, आपसे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर्स, क्योंकि आपने यूएस जाना है, फिलाडेल्फिया में जाके ट्रेन होना है, फिर आगे टूर्नामेंट्स खेलने हैं, तो इसके सारा एक्सपेंडिचर्स जो होता है, बजटिंग होती है, वो कहाँ से आती है? और कभी अभी आप जीते हो क्योंकि आप नेवल से अब खेले हो, तो गवर्नमेंट की कितनी सपोर्ट कभी रही है? गवर्नमेंट की तो कोई सपोर्ट नहीं है, हमारा सिर्फ स्पॉन्सर है टोयोटा मोटर्स पाकिस्तान, जो हमें टिकट्स देते हैं इंटरनेशनल इवेंट के लिए, और उन्हीं ने हमें सपोर्ट किया है। इससे पहले बार्ट फाउंडेशन ने सपोर्ट किया था। तो बस गवर्नमेंट का तो कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन स्पॉन्सर्स काफी सपोर्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट जो सुन रही है, इदारे सुन रहे हैं, वो भी आपको नेक्स्ट सपोर्ट करें। कोई ऐसा मेमोरेबल इंसिडेंट, कोई वाकया आप शेयर करना चाह रहे हैं ऑडियंस से? आई थिंक ये जो टूर्नामेंट था ये बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए, क्योंकि मैं पहली बार जो है तो इतने बड़े PSA इवेंट के जो तो फाइनल पहुंची और मैं जीती। तो हर एक मैच मेरे लिए बहुत जरूरी था, इम्पोर्टेंट था। तो ये आई थिंक ये टूर्नामेंट मेरा सबसे बेस्ट था, और मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने जो है तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इतना अच्छा खेल पाई और सबको प्रूव कर पाई कि हम भी वुमेन्स भी अच्छा खेल सकती हैं, अच्छी स्क्वॉश खेल सकती हैं और आगे भी बढ़ सकती हैं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी डुओ, स्क्वॉश डुओ, महानूर अली और सैरिश अली, दो बहनें हैं जिनमें 1 साल का डिफरेंस है। उन्होंने अभी जो है कहते ना कि उनकी बड़ी बहन ने जो है वो अपने नाम किया है टूर्नामेंट, और वो नेवल खेली हैं, नेवल स्टाफ इंटरनेशनल सैटेलाइट चैम्पियनशिप में जीती हैं। तो व्यूअर्स, वुमेन स्क्वॉश जो है एक बहुत बड़ा कारनामा है, क्योंकि ख़वातीन जो है इतनी रिगरस हार्ड गेम्स में बहुत कम है, और जो लड़कियां इस शोबे में हैं हमें उनको सराहना चाहिए, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जिस तरह ये दो बहनें जो हैं पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। जहाँ खुशखबरी होती है वहाँ ऐसी कोई ना कोई न्यूज़ आती है जिससे वाकई जो कहते हैं ना कि दिल दहल जाता है, और इंसान के रोंगटे भी कभी कभार खड़े हो जाते हैं। तो एक ऐसा ही वाक़या जो है वो कराची में हुआ, और दिल दहला दिया इस वाक़े ने, जहाँ इंसानियत जो है शर्मिंदा हो गई है। शहर के इलाके मेमन गोट में एक निजी हस्पताल ने मुबैना तौर पर मिलकर बिल की अदायगी ना होने पर नौज़ायदा बच्चे को माँ से लेकर फ़रोख्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक अस्पताल की इंतज़ामिया ने नौमौलूद को अखराजात की अदायगी के एवज़ एक खातून के हवाले किया, जिसे बाद में पंजाब मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब बच्चे के वालिद ने पुलिस को इतला दी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्चे को बाजियाब कराया। SSP मलीर अब्दुल खालिक पीरजादा के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके अस्पताल को सील कर दिया गया है, जबकि मुकदमे में नामजद डॉक्टर जहरा और अस्पताल की मुलाजमा शमा बलोच को तायाल जो है मफरूर हैं, जिनकी तलाश जारी है। तो वाक़या कैसे हुआ, कहाँ हुआ और किसकी इवज़ हुआ, तो हम जानेंगे अपने नुमाइंदे जो हमें कराची से जिन्होंने ज्वाइन किया, अब्दुल वली। जी अब्दुल वली, क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, देखें ये कराची का इलाका मलीर मेमन गोड है, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, और पुलिस हुकाम के मुताबिक ये अफसोसनाक वाक़या 7 अक्टूबर को पेश आया था। एक शम्मा नामी
जो खातून है उनकी जानिब से एक जो मुतासिरा खातून है उसको ये ऑफ़र की गई थी कि आपको एक ऐसे हॉस्पिटल में ले जाती हूँ डिलीवरी केस के लिए जहाँ आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। लेकिन थोड़े से अगर हम बैकग्राउंड में जाएँ, जो मुतासिरा फैमिली है उनका ताल्लुक जो है वो सिंध के शहर जामशोरों से है और बहुत ही जो है वो फाइनेंशियली ये फैमिली बहुत कमज़ोर है। और वहाँ पर जो है वो उनकी जानिब से जब ये डिलीवरी केस होने को था तो वो कराची में अपने वालिदैन के पास ही यहाँ आई और उन्होंने यहीं पर जो है वो रिहाइश पजीर इख्तियार किया। और साथ ही जो पड़ोसन खातून है, शम्मा नामी जो खातून बताया जा रहा है, उनको ये बताया कि मेरे पास पैसे नहीं है और किस तरह से मेरा जो ये डिलीवरी केस है ये जो है वो फाइनल स्टेज तक जा सकता है। उसकी जानिब से शम्मा नामी बलोच से शम्मा नामी जो खातून है उनकी जानिब से इस मुतासिरा खातून को बताया गया कि मैं आपको एक ऐसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ जहाँ आपके पैसे तक नहीं लगेंगे। उसके बाद जो है वो उन्हें डिलीवरी केस से पहले ही जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और तकरीबन 2 दिन जो है वो हॉस्पिटल में वहीं पर जो है वो एडमिट रहे। और जैसे ही डिलीवरी केस हुआ और जो हॉस्पिटल की जो दूसरी खातून है जिसे मुबैना तौर पर जो है वो डॉक्टर बताया जा रहा है, डॉक्टर ज़हरा के नाम से, उनकी जानिब से जो है वो ये जो एक्शन है ये लिया गया। और जैसे ही इस बच्चे की जो है वो पैदाइश हुई है, फौरी तौर पर जो है वो अस्पताल के अखराजात पूरे करने के लिए उनकी जानिब से जो है वो इस बच्चे को सेल आउट किया गया। और पुलिस हुकाम ये बता रही है कि ये जो बच्चा है ये बाकायदा तौर पर जो है वो पंजाब के शहर लाहौर से बाजियाब करवा लिया गया है। और जो अब तक की इतलात है, पुलिस हुकाम ये बता रही है कि दोनों खवातीन की गिरफ्तारी के लिए छापे ज़रूर मारे गए हैं, लेकिन अब तक दोनों को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। जो कि जो एक हॉस्पिटल की मुबैना तौर पर अब तक की तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर है, डॉक्टर ज़हरा, वो भी फ़रार हो गई है। इसके अलावा जो शम्मा नामी खातून है जो इस मुतासिरा फैमिली को कन्विंस करके इस हॉस्पिटल लेकर आई थी, वो भी ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सकी है। लेकिन जो ज़िले इंतज़ामिया है और पुलिस है उनकी जानिब से मुश्तरका तौर पर जो कार्रवाई की गई है, अब तक यही कार्रवाई सामने आई है कि जो हॉस्पिटल है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो सील कर लिया गया है। इस हवाले से जो महकमा सेहत है उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई है और जब उनसे हमने ये सवाल किया कि आया बाकायदा तौर पर जो है वो इस हॉस्पिटल की जानिब से, क्योंकि ये क्लिनिक नुमा एक हॉस्पिटल है, लाइसेंस के हवाले से भी हमने महकमा सेहत से पूछा है। उनका ये बताना है कि इनके तमाम तर जो लाइसेंस है या जो परमिशन लेटर्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, ताहम अब तक जो कन्फर्मेशन है ये नहीं हो सकी है कि इनके पास जो है वो बाकायदा तौर पर डिलीवरी केसेस के लिए या किसी भी तरह से क्लिनिक चलाने के लिए कोई लाइसेंस का इजरा भी था या नहीं था। ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ गुफ्तगू है, बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि क्या ये सरकारी अस्पताल था, क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल था, लेकिन आपने बताया तो क्लिनिक था और क्लिनिक में जो डिलीवरी हुई है। तो वैसे ही मैं आपसे बात पूछना चाह रही हूँ कि फैमिली को ये नहीं पता था अगर वो किसी सरकारी अस्पताल जाते हैं तो डिलीवरी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। जी बिल्कुल, आपने जो सवालात रेज़ किए हैं, 2 सवालात हैं आपके कि ये सरकारी था या नहीं। जो तहकीकात हैं या जो हमने मालूमात हासिल की है उसके मुताबिक जो है वो ये सरकारी हॉस्पिटल नहीं, बल्कि जिस तरह मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छोटे छोटे जो क्लिनिक्स हैं वो खोल दिए जाते हैं या फिर मुख्तलिफ़ जो डॉक्टर्स होते हैं जो कि बड़े जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पर भी ड्यूटी कर रहे होते हैं और शाम में जो पार्ट टाइम में मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स खोल के बैठ जाते हैं, ये इसी तरह से जो है वो इलाके में ही यहाँ पर जो है वो ये डिलीवरी केसेस के लिए बनाया गया एक हॉस्पिटल है। लेकिन जहाँ तक आपका ये सवाल है कि इस खातून को ये इल्म नहीं था कि सरकारी हॉस्पिटल जाएं, कराची के जो बड़े सरकारी हॉस्पिटल्स हैं जिसमें जना अस्पताल शामिल है या इसी तरीके से जो सिविल हॉस्पिटल शामिल है, वो बहुत बड़े हॉस्पिटल है जहाँ पर तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर 3 से 4 दर्जन के करीब जो डिलीवरी के केसेस हैं वो हॉस्पिटल्स की जानिब से जो है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन चूँकि इसका पूरा एक प्रोसेस होता है, जो माहिरीन सेहत है वो ये बेहतर जानते हैं कि तकरीबन आपको 4 से 5 माह कबल ही हॉस्पिटल्स में जाकर जो है वो अपनी जो रजिस्ट्रेशन है खवातीन अपनी करवाती है और उसके बाद ही वो वक्तन फ़वक्तन जाकर जो उनका चेकअप है वो भी होता रहता है। जब आप आखिरी स्टेज में होते हैं तो उसके बाद जो हॉस्पिटल्स इंतज़ामिया होती है, अगर आपकी उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो फिर वो इस तरह के जो रिस्क हैं वो क्योंकि उनके इल्म में नहीं होता कि किस तरह से जो है वो जो डिलीवरी केस है वो फाइनल स्टेज तक जाना है। यही वजह है कि फिर जो सरकारी
सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वो भी रिस्क नहीं लेते, और ये जो खातून जामशोरों से आई है उनकी जानिब से जो है वो ये स्टेप लिया गया, और जो शम्मा नामी खातून है उनकी जानिब से ये कन्विंस किया गया कि मैं आपको एक ऐसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ जहाँ आपके अखराजात नहीं आएंगे। और मुबैना तौर पर जो है वो शम्मा नामी खातून के साथ जो डॉक्टर ज़ारा है वो उन्होंने मिलकर जो है वो दोनों ने इस नौज़ायदा बच्चे को जो है वो सेल आउट किया। मुझे थोड़ी सी ये डिटेल्स बताएं कि लाहौर से जो बच्चा जो है वो उनको मिला है, तो ये बच्चा किसके इवज़ जो है ये बेचा गया था, और ये कहाँ से मिला, लाहौर के किस इलाके से मिला, किसी अथॉरिटी से मिला है कि किसी और फैमिली को ये बच्चा बेचा गया है? ये फैमिली का ही बताया जा रहा है कि किसी फैमिली ने ही जो है वो इस बच्चे को ख़रीदा था। और जो एसएसपी मलिर है पीरज़ादा अब्दुल खालिक पीरज़ादा, वो ये बता रहे हैं कि होटल्स के अखराजात पूरे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इस हॉस्पिटल के अंदर इस तरह के डिलीवरी केसेस परमानेंटली तो आते नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है वो हॉस्पिटल्स के जो बिल्स हैं वो पूरे किए जा सकें, वो अदा किए जा सकें। इसके अलावा जो हॉस्पिटल का दीगर जो स्टाफ है, जिसमें 2 से 3 लोग जो है वो अब तक के मालूमात के मुताबिक सफाई के लिए रखे गए हैं, उनकी सैलरीज देनी है। इसी तरह से जो दीगर छोटे बहुत जो एक्सपेंसेस होते हैं हॉस्पिटल्स के वो पूरे करने हैं। ये तमाम तर जो तनख्वाहों के मद में इसी तरीके से हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए ये शम्मा नामी खातून ने अपना भी यकीनी तौर पर, जिस तरह कहा जाता है कि अपना हिस्सा रखने के लिए, ये सारा जो है वो डॉक्टर ज़ारा की मदद से मुमकिन हुआ। और पंजाब के शहर लाहौर में इसको एक फैमिली को सेल आउट किया गया। और जो एसएसपी मलिर है वो ये बता रहे हैं कि जिनसे बाजियाब करवाया गया है उनसे भी बाकायदा तौर पर जो है वो तहकीकात होगी, उनको भी बाकायदा तौर पर जो है वो मुकदमे में नामजद किया जाएगा, और उनकी भी जो गिरफ्तारी है वो भी पंजाब पुलिस को बताई जाएगी। उसके बाद जो मुश्तरका कार्रवाई है वो होगी, और वहाँ से वो फैमिली जो जिन्होंने खरीदा है। थैंक यू सो मच अब्दुल वली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। इतना अफसोसनाक वाक़या है, मुझे तो वैसे समझ ही नहीं आती कि माँ की ममता भी खरीदी जा सकती है। बड़ी बात है जो लोग, ये जो ग्रोह हैं ये काम करते हैं और उस माँ को पता ही नहीं उसका बच्चा अभी उसने पैदा किया है और वो कल कहाँ है। तो ऐसे सब ग्रोहों को ना मंजर आम पे लाना चाहिए और इनका वाकई एहतसाब होना चाहिए। और आज इनका एहतसाब होगा तो ये प्रेसिडेंट जो है जो सेट हुआ है ये आगे आने वाले कुछ सालों में ये नहीं होंगे, ये एपिसोड्स नहीं होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू था आज जो हमने रेज किया है। यहाँ छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। मौसम पे बात करते हैं क्योंकि पंजाब एक बार फिर जो है जहरीली फिजा की लपेट में है। भारत से आने वाली आलूदा मशरकी हवाओं ने लाहौर समेत पंजाब के वस्ती इलाकों में फ़िज़ाई आलूदगी को ख़तरनाक हद तक बढ़ा दिया है। महकमा मालियात पंजाब के मुताबिक भारत की सरहद से दाखिल होने वाली आलूदा हवाएं लाहौर के फ़िज़ाई मेयार पर बराह रास्त असर डाल रही हैं। फ़िज़ा में मौजूद आलूदा ज़रात पर्टिकुलर मैटर 2.5 की मिकदार हद मेयार से कई गुना ज़्यादा हो चुकी है, जबकि लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 450 जो रिकॉर्ड किया गया है, जो कि इंतहाई मुज़रे सेहत ज़िम्रे में आता है। महकमा ने शहरियों को खबरदार भी किया है कि फ़िज़ा में आलूदगी की शरह बुलंद मगर काबू में है, ताहम एहतियाती तदाबीर लाजमी है। शहरी गैर ज़रूरी तौर पर बाहर मत निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, बच्चों बुजुर्गों को, सांस के मरीजों को खास तौर पर एहतियात उनको बरतनी चाहिए। दूसरी जानब अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह जो है डीजल पर चलने वाली जो है भारी गाड़ियों के बारे में उन्होंने बताया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है कि शहर में चेक की गई गाड़ियों में 20% गाड़ियां जो है माहौलियाती मेयार की खिलाफ वर्जी करते हुए पाई गई हैं, जबकि जो है 3 इंतहाई आलूदा गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। रिपोर्ट ने वाज़ेह किया है कि अगर गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम पर नज़रसानी ना की तो दारुल हुकूमत भी जल्द लाहौर जैसे माहौलियाती बहरान का शिकार हो सकता है। इन हालात में जो है वो सवाल ये पैदा होता है क्या हम आलूदगी को सरहद पार की हवाओं पर डालकर खुद को कहते हैं बरी ज़िम्मा कर देंगे, या फिर हमें वाकई कोई इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी ताकि जो मुल्क के जो दीगर हिस्से हैं, दीगर शहर हैं, वो बच सकें। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल एनालिसिस भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे। तो हमें ज्वाइन किया है एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा ने। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
डॉक्टर ज़ैनब, वेरी इंपॉर्टेंट इशू, हम स्मॉग के ऊपर तो बात कर रहे हैं, मगर इम्पैक्ट जो क्रिएट हो रहा है, किस वजह से क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर नज़रसानी नहीं की जा रही कि कहाँ हम जो कंजेशन है उसको बंद किया जाए, अपनी गाड़ियों को किस तरह ई के ऊपर कन्वर्ट किया जाए, और जो एंटी स्मॉग गन्स लगाई गई हैं उन इलाकों में उसको कैसे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाई जाए ताकि स्मॉग का जो इशू है वो कम हो सके। जी बिल्कुल, ये एक फैक्ट है कि हमें स्मॉग के इश्यू को टोटली ट्रांस बाउंड्री पे नहीं डालना चाहिए। ट्रांस बाउंड्री फैक्टर बेशक वो मौजूद है लेकिन वो बहुत नेग्लिजिबल है, और उसकी साइंटिफिक रीज़न ये है कि पाकिस्तान पंजाब और इंडियन पंजाब ये एयर शेड है। यहाँ पे टेम्परेचर इन्वर्जन होती है, जिसका मतलब है हवा जब ठंडी होना शुरू होती है थोड़ी बहुत भी, तो ठंडी हवा की लेयर गर्म हवा की लेयर पे ट्रैप हो जाती है और वो अपने अंदर ज़्यादा पोल्यूटेंट्स को होल्ड कर सकती है। इसके अलावा जब यहाँ नमी का तनासुब होता है, और आपने देखा कि सैलाबों की वजह से नमी ज़्यादा है, और सैलाब के बाद जो है नमी ज़्यादा होने की वजह से पोल्यूटेंट्स वो वाली हवा अपने अंदर ज़्यादा होल्ड कर लेती है। फिर एक और फैक्टर है कि जब आपका डे टाइम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है अबव नॉर्मल, और रात का टेम्परेचर जो है पिछले साल की निस्बत वो कम रिकॉर्ड किया गया, तो इस वजह से भी ये फैक्टर ज़्यादा मैदानी इलाकों में आ जाता है। लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लोकलाइज फैक्टर्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे बड़ा फैक्टर है पुरानी गाड़ियों का धुआं, और इसके अलावा इंडस्ट्रियल एमिशंस, जो स्टैक एमिशंस, और ईंटों के भट्टों पे ऑल्दो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट तो किया गया लेकिन उसमें एनर्जी लगती है और सारे भट्टे उस पर नहीं चलाए जाते। फिर आपके ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, फिर आपका वेस्ट मिसमैनेजमेंट है, जो कूड़ा जला दिया जाता है, इसकी प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से आपका लोकलाइज एयर पोल्यूशन का मामला ज़्यादा है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है, जैसे अभी आप बात कर रही थी, कि ये पिंडी तक भी आता है, ये अब इस्लामाबाद में भी आता है। इस्लामाबाद के साथ तो कोई आपका बॉर्डर नहीं लगता, तो इतना ज़्यादा ट्रांस बाउंड्री अगर होता तो फिर तो पूरे मुल्क में ये जो है इतना इशू क्यों बढ़ रहा है। तो लोकलाइज फैक्टर्स हमारे ज़्यादा हैं और हमारा ट्रांस बाउंड्री इशू है, बट दैट इज़ वेरी नेग्लिजिबल। ठीक है डॉक्टर साहब, लाहौर के कुछ ऐसे इलाके हैं, बिल्कुल आपने बात की है ट्रांस बॉर्डर के ऊपर कि कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होता, मगर लाहौर में ऐसे इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 1000 से भी तजावज़ कर गया है। जैसे कुछ इलाके निशानदी की गई है, अपर माल है, माल का इलाका है, और ऐसे एरिया जहाँ कंजेशन ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, कैसे कर्व कर सकते हैं? बिकॉज वी नीड ए सोल्यूशन। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और आप खुद ही बता रही हैं कि ये वो इलाके हैं जहाँ पे कंजेशन ऑफ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, जिसका मतलब ये है कि हालांकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पिछले 1.5-2 साल में एमिशन टेस्टिंग बहुत रिगरस कर दी है, उसके बावजूद सड़कों पे पुरानी गाड़ियां मौजूद हैं, क्योंकि उनको बैन करने के लिए भी कुछ खास स्टेप्स नहीं लिए गए। एक और बड़ा फैक्टर ये है कि 2016 से हमारी स्मॉग पॉलिसी बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कोई निफाज नहीं है। तो इसको करने के लिए आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंसेंटिव मैकेनिज्म लेकर आई है सीएम पंजाब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के तहत भी, लेकिन अब इसमें भी लेकर आए ताकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और प्राइवेट सेक्टर डेटा मॉनिटरिंग की उनके पास वो मौजूद है टेक्नोलॉजी, उनके साथ कोलैबोरेट करें। इसके अलावा वो ये देखें कि ये जो आपकी प्लांटेशन ड्राइव है उसको कैसे ऐसे प्लांट्स लगाए जा सकते हैं जो अपने अंदर पोल्यूटेंट्स को एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि सूरजमुखी का फूल है, या इस तरह के दरख्त होते हैं जो आबो हवा को साफ रखते हैं। ग्रीन बफर जोन्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि जब स्मॉग का सीजन शुरू होता है तो आपको कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को लिमिट कर देना चाहिए, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स की वजह से भी ये जो आपका PM 2.5 है ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, जो क्लीन ट्रांसपोर्टेशन है, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन है, उसकी एक्सेस आप उन इलाकों तक दें जहाँ पे गाड़ियाँ लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या मोटर बाइक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, ताकि आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करे, बजाय ये कि हर घर से 3-3, 4-4 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें जो है वो यूज़ हो रही हों। अच्छा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट के निज़ाम में बेहतरी कैसे ला सकते हैं, और ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंजन मेंटेनेंस और फ्यूल क्वालिटी में बेहतरी का जो मसाइल हैं वो हम कैसे कर्व कर सकते हैं? क्योंकि ये कोई 1 साल या कुछ महीनों की बात नहीं है, इट विल टेक एजेस टू कर्व दिस इशू। एग्जैक्टली उसके लिए अभी जैसे 1.5-2 साल से ये शुरू हुआ है, इसमें अगर इसी तरह से रिगरस टेस्टिंग थ्रू आउट द ईयर होती रहे, पूरा साल आपको स्मॉग को इमरजेंसी के तौर पे लेने की ज़रूरत है,
तो आप उसको पूरा साल रखें तो आगे आइंदा 1 से 2 सालों में आप इसमें बहुत बेहतरी देख सकते हैं। इसके अलावा यूरो स्टैंडर्ड्स पे फ्यूल की कन्वर्जन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी आ चुकी है, तो आप ये देखिए कि सब्सिडाइज रेट्स पे कैसे ई व्हीकल्स जो है या 2 व्हीलर्स है 3 व्हीलर्स है आप कैसे आवाम को दे सकते हैं ताकि उसकी तरफ रुझान बढ़े। साइकिलिंग लेन्स को बढ़ाया जाए, इस तरह से जो है वो प्रमोट किया जा सकता है इन सारी चीज़ों को, लेकिन उसके लिए अभी टाइम लगेगा। इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए बैंकेबल प्रोजेक्ट्स बनाए कि स्मॉग को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, और रीजनल डिप्लोमेसी पर बात करें रीजन में जो और ममालिक हैं उनके साथ। जो मुल्क नहीं बात करते, आपके बाकी भी तो साउथ एशिया में ममालिक हैं जो साउथ से स्मॉग से सफ़र करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये रीजनल डिप्लोमेसी बहुत ज़रूरी है ताकि डेटा इंटीग्रेशन हो और ये भी देखा जाए कि आपका सब नेशनल लेवल पे जो है एयर पोल्यूशन कैसे कैटर की जा रही है और कहाँ पे जो है वो नीड है इसको कर्ब करने की। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज इंडस्ट्रीज़ जो हैं बहुत मैटर करती हैं, हमारा मेन जीडीपी है इंडस्ट्रीज़ के साथ। तो आप क्या समझती हैं कि अवाम, हुकूमत और संतें ये कैसे मिलकर किरदार अदा कर सकती हैं? बिकॉज संतों ने चलना ही चलना है और अवाम इसमें कैसे इंटरलिंक्ड हो सकती है? देखिए, अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि जैसे अब स्मॉग पे आगाही हुकूमत दे रही है, अवाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हुकूमत की तरफ से प्रिकॉशनरी मेजर्स की बात की जाती है उस पर अपना सुने और उस पर माने। इसके अलावा जो इंडोर प्लांट्स हैं, देखिए हर चीज़ आपकी क्लाइमेट है, आपकी फ्लडिंग है, आपकी स्मॉग है, ये लिंक्ड है आपके दरख्तों के साथ, आपके जंगलात के साथ और इनकी हिफाजत के साथ। फिर आप मास्क मैंडेटरी होने चाहिए और अगर मैंडेटरी नहीं भी है तो आपको अपने बच्चों की और अपनी सेहत के लिए मास्क पहन लेने चाहिए ताकि आपको स्मॉग से अफेक्ट ना हो। और ये जो है हुकूमत के साथ मिलके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जैसे मैंने पहले बात की, बहुत ज़रूरी है कि अवाम शाना बशाना शामिल हो, तभी आइंदा कुछ सालों में कंट्रोल किया जा सकता है, वरना बहुत बड़ा चैलेंज है ये। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट डॉक्टर ज़ैनब नईम साहिबा। उन्होंने स्मोक के इशू के ऊपर बात की है कि स्मोक को हम कैसे कर्ब कर सकते हैं। ये कोई एक दिन का काम नहीं, महीनों का काम नहीं, बहुत सालों की एक प्रैक्टिस होगी अगर इसमें अवाम मिल जाए, लोग मिल जाए, प्राइवेट एंटरप्राइजेज और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज मिलकर इस पर काम करें और साथ साथ प्लांट्स लगाएं और मास्क पहने। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। वेलकम बैक व्यूअर्स। स्मोक की बात कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं कि आपको ये भी बताएं कि आपने एहतियात कैसे करनी है, अपने लाइफस्टाइल में कौन कौन से कावाजात और कौन कौन सी ऐसी ग़िज़ा जो है वो ऐड ऑन करनी है ताकि हम बच सकें। तो एक लफ्ज़ जो है हर वक्त आपने सुन रहा है, स्मोक है, स्मोक है। हर साल सर्दियों के आगाज़ के साथ ही शुरू हो जाता है और हमारे कहते हैं ना कि शहरियों की सांस में, नाक में और गले में जो है वो खिचखिचाहट शुरू हो जाती है और फ़ज़ाई आलूगी की ये जो धुंध है ये सिर्फ धुआं नहीं है बल्कि ये एक इसमें कहते हैं कि जहरीले ज़रात भी सांस और आँखों और जिल्द के इंतहाई जो है उसके ऊपर लेयर के ऊपर नुकसानदेह होते हैं। पंजाब के बेशतर इलाकों में खासतौर पर अगर लाहौर, फैसलाबाद और गुजरांवाला की बात की जाए, इन दोनों शदीद स्मोक की लपेट में है। अस्पतालों में सांस की तकलीफ, खांसी, दमा, एलर्जी के मरीज़ जो है ख़तरनाक हद तक उनका इजाफा हो चुका है। ऐसे हालात में बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कोई कुदरती या देसी इलाज है जो कि हम कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त मास्क लगाना, हर वक्त नेबुलाइजर इस्तेमाल करना जो है मुमकिन नहीं होता या दवाइयों के फक्के मारना भी मुमकिन नहीं है। तो आज हमने स्पेशली ये सेगमेंट आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया है और हमने माहिर तिब जो हैं हमारे अताउर रहमान साहब, उनको हमने आज मदऊ किया है। वो स्पेशली आज अपनी हिकमत से बताएंगे कि कौन कौन से कावाजात इस्तेमाल करने चाहिए, कौन कौन सी आपको ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि हम स्मोक से बच सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। कैसे हैं कीम साहब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। कीम साहब, आज हमने पता है आपको स्पेशली ये सेगमेंट डिज़ाइन किया स्मोक के हवाले से। ये हर घर की स्टोरी है। बच्चे जो हैं वो खांसी कर रहे हैं, बुजुर्ग जो हैं वो अपने हाथ उन्होंने सीने पे रखे हुए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको दबाव है इस तरफ। तो आप क्या समझते हैं कि हमें अपने लाइफस्टाइल के अंदर, अपनी खुराक के अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें वो शामिल करनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जी, आजकल स्मोक से बहुत लोग परेशान हैं और बिलखसूस जो बच्चे और बूढ़े हैं उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। स्मोक बेसिकली कुछ धुएँ ऐसे होते हैं जो हवाओं में उड़ते हैं और तहलील भी हो जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा धुआं कह लें, एक ऐसा स्मोक, एक ऐसी जो जहरीला मादा है, एक ऐसी गैस कह लें कि जो जमाव करती है। अच्छा। जो जम जाती है। अच्छा। और जो चीज़ जम जाती है वो एक लेयर बनाती है और वो आपके जो रिसेप्टर हैं उनके वर्क को बिल्कुल मुतासिर करती है। ठीक है। तो सबसे अहम चीज़ लोगों के लिए ये है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, अव्वल तो आजकल बिला वजह घरों से बाहर ना निकलें, यानी मजबूरी के आलम में तो ठीक है, लेकिन जो शौक़ से घूमना फिरना, बाहर खेलना,
कूदना, या बच्चे जो पार्क में जा रहे हैं उनको वालिदैन को चाहिए कि उन्हें कुछ दिनों के लिए, महीना 1.5 महीना पूरी एहतियात, इंडोर एक्टिविटीज़ दें, आउटडोर एक्टिविटीज़ से परहेज करवाएं। ठीक है। दूसरी अहम चीज़, क्लाइमेटिक चेंजिंग में भी और इन दिनों भी जब ये स्मोक का इशू होता है, आपने ठंडा पानी नहीं पीना, आपने आइसक्रीम नहीं खानी, आपने ज़्यादा चावल का इस्तेमाल नहीं करना, और आपने खट्टी चीज़ नहीं खानी। अच्छा। खट्टी चीज़ में अचार भी हो सकते हैं, गोलगप्पे भी हो सकते हैं, कोई गोली टॉफ़ी अगर उसके अंदर खटास है, या वो फल जिसके अंदर सिट्रिक ज़्यादा है, उस तमाम चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, सिर्फ टेम्परेरी बेस पे। नो डाउट कुछ सिट्रिक फल इम्यूनिटी को एनहांस करते हैं, लेकिन जिनका गला नाजुक होता है, वीक होता है, टॉन्सिलाइटिस है, वो टेम्परेरी उससे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ है, घरों के अंदर हम लोग आजकल अपने तमाम पेशेंट्स को ये कह रहे हैं कि आप अपने घरों के अंदर गुड़ का इस्तेमाल बढ़ा दें। गुड़ का सुबह दोपहर शाम तमाम खानों के साथ देसी गुड़। गुड़ हमारे, ये देखें, ये देसी गुड़ है, इसके छोटे छोटे पीस करके, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, इसके छोटे छोटे पीस करके आप बच्चों को दें, स्कूल जाते हुए भी दे दें 5-7 गुड़ के पीस, उन्हें कहें एज जैसे आप टॉफी को, गला उनका तर रहेगा, गला तर भी रहेगा, एंटीबायोटिक का भी काम करता है। अच्छा। और गले की ये जो पेन है, गले के अंदर जो रुकावट होती है, उसको ये रेक्टिफाई करता है। अच्छा, गुड़ अल्लाह पाक ने हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत बनाई इस मौसम में, हमें पता ही नहीं है जी। और गुड़ का इस्तेमाल तो किया जाए। दूसरे नंबर पे आप नबी मेहरबान ने फरमाया कि शहद का इस्तेमाल, जो शख्स महीने में 3 दिन सुबह निहार मुंह गर्म पानी में शहद पी ले या वैसे चाट ले, हदीस का तो मफहूम यह है कि महीने में 3 दिन जो बंदा शहद को चाट लेगा वो पूरा महीना मूजी अमराज से बचेगा। अच्छा। तो वो जो मूजी अमराज की इंडिकेशन थी वो क्या है? वो यही अमराज थे, डेंगी है, स्मोग है, ये उन अमराज से बचने के लिए। तो एक तो हमें अपने घरों के अंदर शहद का इस्तेमाल उठते साथ ही सुबह निहार मुंह, बच्चे नाश्ते से कबल आप बच्चों को जो है ना वो शहद वगैरह चढ़ा दें, या गर्म पानी में थोड़ा सा टुकड़ा दालचीनी का यहाँ अवेलेबल, और थोड़ा सा मुलट्ठी का, ठीक है, दालचीनी मुलट्ठी का छोटा छोटा पीस डाल के उसको गर्म कर लें, उसमें आधा चम्मच शहद मिलाएं और बच्चों को पिला दें। एक ये सुबह के टाइम पिला दें और एक ये रात को पिला दें। आप यकीन करें आपके बच्चे का, देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इम्यून सिस्टम को ज़्यादा मुनहसर किया है, एक आपका गला, एक आपकी इंटेस्टाइन। गला जैसे ही खराब होता है, जितना मर्जी सेहतमंद आदमी उसको फीवर हो जाता है, इम्यूनिटी डाउन नहीं, फौरी फीवर हो गया। इसी तरह आंतों का मर्ज, 7 फुट लंबा शख्स होगा, 5-7 उसको मोशन आएंगे, डिहाइड्रेशन होगी, वो कांपने लग जाएगा, उसकी सेहत एकदम लगेगी बिल्कुल 0 पे आ गई। इन दोनों चीजों का इम्यून सिस्टम से ताल्लुक है। अच्छा। तो ये जो कहवा जब आप पिएंगे गला की सलाहियत बेहतर रहेगी, तो जो वायरल डिजीज है या जो स्मोक जैसे मूजी अमराज है, ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। ये जो गुड़ की अक्सर लोग चाय भी पीते हैं जी, गुड़ चाय में, वो भी सही है? चाय में ऑब्वियसली देखें, चाय शक्कर में भी बनाई जाती है, गुड़ में भी बनाई जाती है। मैं बल्कि हम लोग पुराने वक्तों में तो लोग गुड़ और शक्कर वाली चाय पीते थे, आजकल तो चीनी का ट्रेंड बन चुका है। आजकल लोग, हम ये समझते हैं कि इसमें हमारा अपना कसूर है। हमने जो कुदरती चीजें थी, जो घरों में सेहत अफजा चीजें थी जिससे सेहत हमारी अच्छी हो, उन चीजों को हमने तारुफ बच्चों को इजी कुक की तरफ जाते हैं ना, कि आसानी हो जाए हमारे लिए। नई बच्चों को, नई पोत को हमें पुरानी चीजों के साथ जब तक नहीं जोड़ेंगे तो वो अच्छे सेहतमंद नहीं बन सकते। अच्छा, मुझे बताएं, अक्सर लोग कहते हैं कलौंजी का पानी भी पिया जाता है और उसमें शहद डाल दें, वो भी एक कावे होते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि आप मुख्तलिफ कावे की जो रेसिपीज हैं वो दे दें। जी बिल्कुल। हाँ। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक ऐसा कहवा आज इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूँ। आप इमेजिन करें, जो लोग एस्थमा के पेशेंट हैं, जिनको ब्रोंकाइटिस का इशू है या प्रोडक्टिव कफ है, बलगमी खांसी, इवन के एलर्जी कफ में भी ये कहवा ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। और आप इमेजिन करें ये बनाएं, ये बहुत फायदेमंद है। ये देखिए, सबसे पहले अब्रेशम, ये वाइट सा होता है, इसके अंदर कीड़ा होता है, इसको आप जब काटते हैं खोल को तो वो कीड़ा निकाल के फेंक देते हैं। रेशम का कीड़ा होता है। तो ये अल्लाह पाक ने ऐसा निज़ाम बनाया है कि एक कीड़ा आपके लिए एक ऐसी दवाई बना के खुद अपनी जान कुर्बान कर देता है। अच्छा। आपको नई जिंदगी देता है। अच्छा। यानी ये अब्रेशम एक अल्लाह की ऐसी नेमत है। अच्छा। और ये फेफड़ों के लिए दुनिया की आला तरीन चीज है। अच्छा। ठीक है, ये अब्रेशम ले लें, इसके 2-3 पीस ले लें अब्रेशम के, 1.5 कप पानी में 1.5 कप पानी ले लें। हाँ। उसमें ये 3 पीस अब्रेशम के डालने, और ये है गुले गाउज़बान के फूल। ठीक है, गुले गाउज़बान, ये भी तकरीबन 2 चुटकी डाल लें। ये देखें इतना, ये बड़े खूबसूरत से, ये देखें, ठीक है जी। ये 2 चुटकी गुले गाउज़बान डाल लें। और तीसरी चीज़ है गाउज़बान, ये जो ये गाउज़बान, ये इसके पत्ते कह लें। एक गुले गाउज़बान है, एक गाउज़बान है और एक अब्रेशम है। ये देखें, आप देख सकते हैं गाउज़बान स्क्रीन पे, ठीक है जी।
आप इमेजिन करें इन तमाम चीज़ों को 1.5 कप पानी में आप पका लें, पानी 1 कप रह जाए, और ये सुबह शाम आप घरों में भी पिलाएं, बच्चों को भी पिलाएं, बुज़ुर्गों को भी पिलाएं, जिन लोगों को सांस में घुटन है, जिन लोगों को एस्थमा की इश्यूज़ हैं, जिन लोगों को एलर्जीज़ हैं। ये नुस्खा टोटका नहीं है, ये बाकायदा ट्रीटमेंट है। और इंशाअल्लाह ये जो स्मोक के दिनों में पूरे पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस जो लाहौर पूरी दुनिया में सबसे ऊपर स्मोक में जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये एक्सरसाइज करने से हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हकीम बंदा कोई बात बताता है तो लोग उसको उस तरह एडमिट नहीं करते, भी नहीं देते। वो मैं अपने डॉक्टर्स भाइयों को, हमारे जो मुआलजीन हैं, चाहे वो किसी भी पैथी से मुंसलिक हैं, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें मिल के स्मोक का खात्मा करना है। अगर किसी पैथी के अंदर कोई अच्छी चीज़ है उसको अपने पेशेंट्स में आप अप्लाई करवाएं। ये तीनों चीज़ें बेज़रर चीज़ें हैं, नो साइड इफेक्ट, कोई ऐसी चीज़ें जड़ी बूटियाँ हैं। और आप इमेजिन करें जो सांस का मरीज है, जैसे ये कावा पिएगा फौरी तौर पर उसकी सफोकेशन और उसका सांस बहाल होगा और वो बड़ा फ्रेश ऑक्सीजन उसके बहुत मिलेगी। और आपको एक चीज़ और बताऊं, लंग्स अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है, अगर हमारे लंग्स अपनी ज़िंदगी में हमारी खुराक की वजह से या बेतदालियों की वजह से जल्दी मुतासिर होते हैं तो आपकी लाइफ कम हो जाती है। बिल्कुल, लाइफ जिन ममालिक में वॉक होती है, योगा होता है, या आप सांस फेफड़े आपके मजबूत होते हैं, उनकी उम्रें भी ज़्यादा होती हैं। आप पूरी दुनिया का तजिया करके देख लें। तो हमें अपने फेफड़ों की हेल्थ की, जनरल हेल्थ के लिए साथ साथ फेफड़ों की हेल्थ को बेहतर करने के लिए जो प्रिकॉशंस हैं उसको अपनाना होगा। ठीक है। अच्छा, जो लोग जो हैं जिनको सांस का इशू है, दम्मा है, वो उसके ऊपर इनहेलर्स पे हैं, पफर्स पे हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्योंकि उनका तो गुजारा ही नहीं है स्मोक के अंदर, वो तो ऑटोमेटिकली उनको नेबुलाइज भी करना पड़ता है और समटाइम्स आजकल अस्पतालों में ऑक्सीजन भी लगी हुई है। जी बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए? कौन सी उनको आपकी तिब के अंदर जो है कोई उनके लिए कोई रेमेडी है? देखें, ये कहवा एज अ कहवा उन्हीं के लिए मैंने बताया है कि जिन लोगों को, जो लोग पफ यूज़ कर रहे हैं या जो एस्थमा के जो इनहेलर यूज़ कर रहे हैं, वो इनहेलर बेशक जाहिर बात है एडिक्शन होती है, वो एकदम नहीं आप छोड़ सकते ना। हम आस्ता आस्ता ये इसका मुसलसल इस्तेमाल इनहेलर को ख़त्म करवा देता है, नंबर 1। नंबर 2, एक चीज़ और आपको बता दूं, 4 चीज़ों का मुरक्कब है। हल्दी, ये देखिए मौजूद है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप हल्दी ले लें 1 छटांक, इसी तरह 1 छटांक आप ले लें मुलट्ठी, ये देखें मुलट्ठी है, ये आम चीज़ें हैं मुलट्ठी। और 1 छटांक आप ले लें कुट शीरी, कुट शीरी ये भी लकड़ी है। और अल्लाह के नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि कुट शीरी ज़ातुल जनब, पसलियों का दर्द हो, कोरोना के इश्यूज़ हों या स्मोक के इश्यूज़ हों, उसमें आप ये एज अ मेडिसिन, इसमें शिफा भी है। और तीसरी चीज़ सौंफ है, क्योंकि जब आप स्मोक से मुतासिर होते हैं तो आपका मैदा भी डिस्टर्ब होता है। तो ये 4 चीज़ों को आप हम वज़न लेके इसका पाउडर बना लें और एज अ मेडिकेशन इसको बड़े लोग 1 टीस्पून, बच्चे ½ टीस्पून इसको इस्तेमाल करें। आपका गला ख़राब है, आपके अंदर कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, आपके बतौर यानी कि वो कावे के तौर पे और ये दवाई के तौर पे आप इस्तेमाल करें। और जिन बच्चों के टॉन्सिलाइटिस के इशूज़ हैं, टॉन्सिल्स के इशूज़ हैं, इवन थायराइड को भी, ये हार्मोन्स को भी बैलेंस करता है, मैदे के अमराज, IBS। और तीसरे नंबर पे जो दुनिया की ख़तरनाक आजकल पाकिस्तान बड़ा मुतासिर है, H. pylori, हेलिकोबैक्टर पायलोरी जो बैक्टीरिया है जो आंतों के अंदर IBS कॉज करता है, आंतों के अंदर बहुत सी बीमारियां पैदा करता है। ये 4 चीज़ें, हेलिकोबैक्टर पायलोरी का भी ट्रीटमेंट है। लेकिन मसला ये है, तिब के अंदर हमारी कोई केमिकल नहीं है कि एक दवाई एक ही सिम्टम को ठीक करेगी। तिब के अंदर एक दवाई 1000 मराज में भी काम करती है। तो ये 4 चीज़ों का मुरक्कब आपके पूरा GIT सिस्टम, आपकी गट हेल्थ, आपका इम्यून सिस्टम और आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, पूरी दुनिया में और बिलखसूस 90% बीमारियां ऐसी हैं जो इन्फ्लेमेशन बेस हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज जिसको हम कहते हैं। तो आजकल जब आप किसी भी पेन किलर्स के साथ इन्फ्लेमेशन वाली दवाई देंगे तो उसकी एफिकेसी भी बेहतर होगी और विद इन अ डेज पेशेंट जो है रिकवर भी होगा, रिकवर हो जाएगा। अच्छा, ऐसे अफराद जो रोज़ाना बाहर जाते हैं और स्पेशली जो मोटर बाइक्स के ऊपर ट्रैवल करते हैं, वो बहुत बीमार हो रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली हेलमेट तो उन्होंने पहना होता है लेकिन समटाइम्स नहीं भी पहनते हेलमेट। तो उनको क्या करना चाहिए? देखें, एक तो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जो लोग बाइक बहुत यूज़ करते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर का जो हमारा पानी है वो भी ठंडा पानी है, वो लोग गर्म पानी दिन में 2-3 बार कम अज़ कम पिएँ। दूसरे नंबर पे मास्क का इस्तेमाल करें। मास्क का इस्तेमाल करने से आप फौरी तौर पे गर्दो गुबार से बचेंगे। और आपको मैं एक और बात बताऊँ, खाली मास्क नहीं, आपको दिन और रात में ऐनक का भी इस्तेमाल करना है। स्मोक्स
जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी पलकों के ऊपर भी वो जमाव पैदा करती है और आपको फील होता है पलक इतनी नाजुक चीज़ है कि पलक के ऊपर अगर इतना सा कोई ज़रा आएगा तो आपको इरिटेट करता है। तो जब आपकी पलकों के अंदर इरिटेशन होना शुरू होगी तो इसका मतलब आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िज़ा में कितनी स्मोक पाई जाती है। तो आप अपनी ऐनक के साथ, और दिन में 4-5 बार वो लोग जो बाइक चलाते हैं वो नमाज तो पढ़ते हैं, यकीनन लोग उसमें अल्लाह की तरफ से नमाज में आप जब वजू करते हैं तो उस टाइम अपनी आंखों को भी आप 4-5 बार धो लें, छठे मार लें। और तीसरे नंबर पे मैंने एक चीज़ बताई थी लोगों को कि शहद का पानी थोड़ा सा, यानी कि आप 1/2 लीटर की बोतल पानी ले लें, स्प्रे वाला पानी, और उसमें 1-2 चम्मच शहद मिला के हिला के उसको फ्रिज में रख दें, ठंडा हो जाए और उसमें स्प्रे की बोतल में डाल लें और दिन में 4-5 बार वो शहद वाला पानी अपनी आंखों के अंदर आप डालें। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ये ज़बरदस्त एंटीबायोटिक का काम करती है, सेफ साइड आपकी आंखों के लिए। आपकी वायरल डिजीज़, अशूब चशम, आंखों में बर्निंग सेंसेशन, उसको ये दूर करती है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे हकीम अताउर रहमान साहब, माहिर तिब, जिन्होंने हमें बताया कि स्मोक से बचने के लिए कौन कौन से कावाजात पीने चाहिए। उन्होंने स्पेशली रेमेडीज़ भी बताई हैं, कौन कौन सी रेमेडीज़ इस्तेमाल करनी है जो लोग पैदल सफ़र करते हैं, मोटर बाइक पे जाते हैं, या जो लोग जो है बुज़ुर्ग हैं, घर पे रहते हैं, उनको ब्रोंकाइटिस का इशू है, या छोटे बच्चे जो हैं रोज़ स्कूल जा रहे हैं, उनके गले ख़राब हैं, आपने कौन कौन सी चीज़ किस किस को देनी है हमने आपको बताया। और आप इस सेगमेंट को हमारे कहते हैं सोशल मीडिया पर भी जाके देख सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे सोशल पेजेस पे जाएं, वहाँ कमेंट भी करें और हमारी वीडियोस को लाइक भी करें। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ। अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।